चलो अब हो गई। तो ये वाले ऑर्बिट्स कैसे रहेंगे बच्चे? स्टेबल स्टेबल। ऑर्बिट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है 2h/4 पाई। तो बताओ क्या ये स्टेबल ऑर्बिट है या नहीं है? क्या कह सकता है? यस सर। ये तो है स्टेबल पक्का? है। यस पक्का? सर। यस सर। यस सर। यस सर। देख लो, एक बार और देख लो। NH/2 पाई सर एन की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे? की वैल्यू। यस सर। एन की वैल्यू 1 है? पक्का? यस यस सर। सर। चलो फिर, बढ़िया। सबको पता है? क्यों यस भाई? सर। यस आठ तो सर। 2 2 4, तो ये आ जाएगा 1 × h/2 पाई। 2 पाई। एन हो गया 1, तो ये स्टेबल ऑर्बिट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, राइट। अच्छा, मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है उस वहां का एंगुलर मोमेंटम है 3h/4 पाई। अब बताओ नो सर। नहीं है सर, स्टेबल। एन की वैल्यू क्या आएगी? एन की वैल्यू बताओ। 3/2। 3/2। 3/2। ठीक है ना? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। जिसको समझ नहीं आई फटाफट, बाद में मत बोलना कि सर समझ नहीं आई, अभी पूछ लो। लगाए रखते। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आज थोड़ा सा शोर था बाहर, अब ठीक हो चुका है सब। बाहर शोर नहीं है, अब आवाज आ जाएगी नहीं। अब किसी को नॉइस तो नहीं आ रही ना एक्स्ट्रा? आपके भी क्या जागरण था वहाँ पे? हाँ, सत्संग था किसी का उधर, पता नहीं इसी वजह से। अच्छा अच्छा। जाओ सर आप भी सत्संग करने। कर लिया। यहाँ तक क्लियर है बच्चे सबको? यस सर। यस सर। यस सर। थर्ड की बात करते हैं। एल की वैल्यू हो गई h/2 पाई। तो पहला ऑर्बिट्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में रह सकते हैं, वहां पर वो रेडिएट नहीं करेंगे। दूसरा बताता है कि अच्छा वो ऑर्बिट्स हैं कौन से, तो बता दिए जिनमें एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो। तीसरा, तो फिर सर वो रेडिएशन जो निकलती थी वो निकलती कैसे थी? आप तो कह रहे हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं तो रेडिएशन नहीं छोड़ते, तो ये बात भी बताई हुई है मैंने। थर्ड पोस्टुलेट क्या बताता था कि रेडिएशन कब निकलती हैं? जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लो से हाँ, लो से हाई। जरूरी। लो से हाई। हाई से लो पर लो जब में जाता है तब रेडिएशंस को एमिट करता है। और वो कितनी एमिट करता है? जितनी इन दोनों के बीच के एनर्जी का डिफरेंस होता है, यानी E2 - इवन। और ऐसे ही गेन भी कर सकता है। जब कहाँ जाए एनर्जी गेन कब करेगा? जब कहाँ जा रहा हो। लो से हायर में जाएगा। ये क्या है? हाई से। क्लियर है? यस ये पोस्टुलेट से बोर्ड्स के जो हमने सिंपल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर लिए। पहले तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो पक्का? सर। यस सर। तो आओ, अब बात आती है, सर रदरफोर्ड ने भी बताया था सब कुछ, रेडियस के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, टाइम, है ना? तो हम वो वाली चीज यूज नहीं करेंगे क्योंकि रदरफोर्ड की सारी बात सच नहीं थी। क्यों सर? क्योंकि वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिसिंग था। वो क्या था बताओ? सर दोबारा बोलो। रदरफोर्ड और मोहर के मॉडल में रदरफोर्ड के मुकाबले क्या एक फैक्टर चीज अच्छी थी जो तुम्हें वो सही? हाइड्रोजन को उसमें। और कुछ देखो, क्या चीज ना होती बोहर? बोहर में क्या चीज सिर्फ लिखी है जी? रदरफोर्ड का पूरा सिस्टम खत्म हो गया। सर स्टेशनरी। स्टेशनरी और और कौन सा एक वेरिएबल है यहाँ पर? पेन। एन। एन। एन एन। सब कुछ एन पर डिपेंड कर रहा है ना सर। एन की वैल्यू से ही पता लग रहा है ना? तो सारा कुछ यहाँ पर एन। तो यहाँ पर भी जो रेडियस का फॉर्मूला आया था पहले, रदरफोर्ड ने जो बोला था, वो कहते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो घुमा रही है। हमने कहा ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो घुमा रही है सर, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वल होगी, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये फॉर्मूला बन जाता। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाती आर की वैल्यू भी और वी की वैल्यू भी। बट अब ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। क्यों सर? क्योंकि अब एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? अगर एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के इक्वल है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वैसे क्या होता है? एम। एमवीआर। एम।
तो आर भी एन पर डिपेंड कर रहा है और वी भी किस पर डिपेंड कर रहा है, N पर। तो दोनों चीजें एन पर डिपेंड कर रही है, तो यानी रेडियस का जो फॉर्मूला आएगा वो भी एन पर डिपेंड करेगा, Yes sir. वेलोसिटी का फॉर्मूला भी एन पर डिपेंड करेगा, और आगे जो भी आएंगे टाइम पीरियड का, करंट का और एनर्जी का, ये सारे फॉर्मूले जो होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, N पे। N पर। तो हमें कैसे एन पर, सिर्फ एन पर ही नहीं, अगर हाइड्रोजन की बात हो तो एन पर, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है तो जेड पर भी डिपेंड करेंगे, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, हो सकता है इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई और पार्टिकल की बात हो तो मास पर भी डिपेंड करेंगे, तो एम पर भी डिपेंड करेंगे, तो यानी तीन चीजें हो जाएंगी, एन, जेड और M। एम। M। एन और जेड के बारे में हाँ आज हम डिस्कस करेंगे, एम के बारे में हम लास्ट बाद में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़े से अलग क्वेश्चन होते हैं, एन और जेड वो तो हमने भूलना भी नहीं है, कोशिश करो कि एम की फॉर्म में भी आज ही लर्न कर लो, इसके अंदर लर्निंग पार्ट, मैं पहले भी बोलता था कि एटम चैप्टर में सारा पार्ट कैसा है, लर्निंग पार्ट, आसान है, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें फॉर्मूलाज को दिमाग में रखना पड़ेगा, अब एग्जैक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ रिलेशंस है वो मत भूलना, ट्राई करें। Yes sir. Yes, Yes sir. sir. आओ, तो पहले तो ये देखो, ये दिख रहा है सबको, Yes आर sir. एन का फॉर्मूला एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर एम अपॉन में एन स्क्वेयर जेड, दिख रहा है ये पूरा फॉर्मूला, ये हमने पिछली बार भी बताया था आपको, अगर किसी ने न्यूमेरिकल सोल्व कर लियोगे तो उसको लर्न भी हो जाता, बट मैंने करवाए भी थे कुछ सोल्व, लेकिन हमें पूरा फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रखना होता, हमें पता है आर एन जो है, देखो इस फॉर्मूले में एन आ रहा है ना, हाँ या ना, Yes sir. Yes. एन की Yes. वैल्यू जब भी 1 होगी तो वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो ये कौन सा ऑर्बिट होता है, और जेड भी क्या होता है उस केस में 1 होगा, हाइड्रोजन, तो जब मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा और जेड की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आर एन मतलब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, आर 1, जब यानी आर 1 यानी बोहर ऑर्बिट के रेडियस की जो वैल्यू होती है वो आती है 0.529, बताया था ना पहले भी, अच्छा। ऐसे ही एन की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1, तो जो वेलोसिटी आएगी यानी वेलोसिटी इन बोहर्स ऑर्बिट उसको बोल दूंगा v1, वो कितना होता है 2.18 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है क्या सब? यस सर। तो हम इसको बोहर्स ऑर्बिट और बोहर्स की फॉर्म में ही इसको क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, इसको वैसे आर नोट बोलते हैं और इसको वी नोट बोलते हैं, वी नोट और आर नोट का मतलब बोहर्स रेडियस और वेलोसिटी इन बोहर्स ऑर्बिट, समझ में आ रहा है? बस तुम्हें ये दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, 0.529 और 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर ठीक, सेकंड। और उससे भी ज्यादा क्या याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखो, अब हम बाकी सब की R2, R3, R4, R5, R6, R7 सबको इसकी फॉर्म में लर्न कर लेंगे, ऐसे ही V1, V2, V3, V4 इसकी फॉर्म में लर्न कर लेंगे, समझ में आ रही है बात? कैसे सर? जैसे आर एन का अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, देखो ध्यान से 0.529 मल्टीप्लाई बाय जेड, आर्मस्ट्रॉन्ग। और ऐसे ही Vn का फॉर्मूला आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁶ Z, ये दोनों तो आपको ऐसे पूरे लर्न करने ही पड़ेंगे, 0.529 और 2.16 इंटू 10⁶ ये तो नहीं होगा, 2.16 भी लिखते हैं, 2.18 भी लिखते हैं, वैसे एक्यूरेट जैसे इसने लिख रखा है बिल्कुल ठीक है, 2.18 मैंने गलती से लिख दिया 2.16, 2.17 भी मिलेगा आपको कहीं कहीं, पर 2.18 ही लिखो, ठीक है यहाँ तक, तो ये याद रहेगा सबको? म्यून के केस में क्या कह रहे हो? म्यून के केस में, हाँ म्यून के केस में मास चेंज हो जाएगा बच्चे, है ना, तो अभी मैंने बताया ना मास वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े, ठीक है। आओ, अब ये भी जिससे लर्न नहीं होता वो एक चीज तो जरूर लर्न करें, क्या सर? जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन जेड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड, तो आर एन स्क्वायर बाय जेड, ऐसे ही वी क्या है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, ऐसे ही टाइम पीरियड क्या है सर,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब z का स्क्वायर। क्लियर है? और करंट क्या है सर? उल्टा हो जाएगा। कैसे सर करंट उल्टा क्यों हो जाएगा? करंट होता है चार्ज, टाइम, चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ई लिख दिया। तो देखो जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के तो जो टाइम जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, उसके क्या हो जाएगा? यहाँ ऊपर है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा? नीचे जेड स्क्वायर या नीचे है तो जेड स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल। क्लियर है सबको? यस सर। अभी लर्न करेंगे। और मैं अभी कह रहा हूँ कि एकदम से सारा दिमाग में नहीं रख लेना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इनके पास वापस आऊंगा, इन्हीं फॉर्मूले को तुम्हें दिखाऊंगा। बस अभी दिमाग में रखना कि ये चीजें होती हैं। क्लियर है सबको? यस सर। अभी हम क्वेश्चन करेंगे सबके ऊपर तो हमें क्लियर हो जाएगा अपने आप। यहां तक पहले तो बताओ किसी को डाउट है? हम एक बार और लिखेंगे इसको। आओ अभी एनर्जी के ऊपर बाद में डिस्कस करूंगा, पहले यहाँ पे बताओ। सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा सर? n स्क्वायर अपॉन जेड और इसका क्या हो जाएगा सर? जेड अपॉन n। इसका क्या हो जाएगा? n क्यूब बाय जेड और इसका आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अब एक खास बात बताऊं, लर्न करने की जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं। कैसे सर? r का लर्न करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा हुआ, पढ़ो इसको। n स्क्वायर अपॉन जेड n स्क्वायर अपॉन z। अब टाइम पीरियड के लिए क्या करो? पावर में एक बढ़ n क्यूब n का क्या हो जाएगा? क्यूब। z का क्या हो जाएगा? करंट के लिए इसका उल्टा हो जाता है। प्रोपोर्शनल। अब वेलोसिटी क्या कहता है? वेलोसिटी में कुछ भी पावर नहीं है, बस n और z अपॉन। क्लियर है क्या? अब तो लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी ये चीजें। यस सर। देख लो अच्छे से। एक बार और लिखेंगे, बट पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो जाएगा ना सबको? कैसे मैंने बताया, ट्रिक समझ में आ रही है सबको कैसे लर्न करना है? यस सर। चलो एनर्जी पर अभी नहीं आया, भाई आऊंगा बाद में। तो एनर्जी देखो अब यहाँ पर याद रखना, एनर्जी के लिए भी एक चीज है। एनर्जी के लिए क्या चीज है सर? जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वही किसका है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का उसके क्या है? हाफ है। क्लियर है? अब कहोगे सर हाफ कैसे है? एनर्जी तो टोटल होती है सर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और आप कह रहे हो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैसी है? नेगेटिव। दोनों कैसी है? नेगेटिव। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही रहती है, एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैसी हैं? नेगेटिव वैल्यूज। कैसी वैल्यूज हैं बच्चों? नेगेटिव। और ये चीज हमेशा याद रखना सर, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या समझ में आता है सर इससे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिमाग में रखो। ठीक है, वो तो होता ही है, पर उसमें भी अब हाफ mv स्क्वायर जब लिखोगे बच्चे तो v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और v आपको पता है किस पे डिपेंड करता है? n पे। ऐसे ही पूरी वैल्यू पुट करोगे तो फॉर्मूला बनेगा कुछ kze स्क्वायर हाफ अपॉन rn। दिख रहा है ये? पर ये लर्न इतना नहीं करना हमको, पर दिमाग में रख लो, कोई बात नहीं। हाफ kze स्क्वायर अपॉन rn। दिख रहा है सबको? तो अगर काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा सर? यही। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? देखो अगर एनर्जी जो है वो हाफ है पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 1/4। यही तो गलती कर रहे हो। अगर एनर्जी हाफ है पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? क्लियर है सबको? यस। देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है? हो जाएगा। अभी हम फिर से आएंगे इन चीजों पर, बट तुम्हारा दिमाग में रखना ये इतना नहीं पूछा जाता, ये तीनों इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो एनर्जी है ये वाली। अब बताता हूँ, वो है ये। कैसी सर? यहां पर लिख रहा हूं मैं। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू माइनस 13.6 into z square upon n अपॉन n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z square।
सबने पढ़ा हुआ है ना ये आइटम में, मैंने अच्छे से पढ़ाया Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर n क्या है सर, नंबर वही, n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में, एंड 2 पुट कर दोगे तो सेकंड में, थर्ड पुट कर दोगे तो थर्ड में, फोर्थ पुट कर दोगे तो फोर्थ में एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. अब इसके अलावा मैं एक और फॉर्मूला तुम्हें बताना चाहूंगा एनर्जी का, वो क्या होगा सर, वो क्या होगा सर, सोचो थोड़ा, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा कभी कभी, ये देखना। एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान से सुनो, 13.6 Z स्क्वेयर अपॉन 1/NF का स्क्वेयर माइनस 1/, ये है एनर्जी का फॉर्मूला। तुमने ऐसा एक फॉर्मूला लैम्डा के लिए भी पढ़ा होगा, याद है, हाँ उसके ऊपर अभी आएंगे, पहले यहां तक याद रखना एनर्जी का ये फॉर्मूला। अगेन क्वेश्चन करेंगे तुम्हें लगेगा सर हो गया आराम से, ठीक है, फॉर्मूले में इतना ज्यादा जान नहीं होगी। अब जो करना था ना वो रेडियस टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला दिमाग खाता था, ये दिमाग नहीं खाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. इसी फॉर्मूले में देखो भाई, अब लैम्डा के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। भाई तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर गिरता है तो वो क्या एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा सर। Yes, sir. तो वो गिर सकता है सर n इज इक्वल टू 1 पर भी, वो गिर सकता है n इज इक्वल टू 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी और 6 पर भी, ऐसे चलते रहते हैं। हम पहले 5 की जब बात करते हैं तो फर्स्ट के लिए अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट लेवल पर गिरा तो वो कौन सी सीरीज में आता है, वो सारी लाइमन ने डिस्कवर की थी, तो लाइमन सीरीज बोलते हैं। n इज इक्वल टू 2 के लिए, के लिए Bracket. क्लियर है क्या? Yes, sir. लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पे फंड, डन सब कुछ। Yes. अब देखो ध्यान से, अब भाई लाइमन में जब गिरेगा, ऊपर लेवल से फर्स्ट लेवल पर गिरेगा तो कुछ एनर्जी तो एमिट करेगा और कुछ रेडिएशन तो एमिट करेगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो वो रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, क्या था सर, 1/λ इज इक्वल टू R Z, मैंने पहले बोला था इसके अंदर फॉर्मूलेस तो बहुत है, लेकिन कैसे सोल्व करेंगे मैं सब बताऊंगा। याद है अभी एनर्जी का फॉर्मूला भी ऐसा ही पढ़ा था कुछ, एनर्जी क्या था, बस RZ स्क्वायर की जगह क्या था, R की जगह क्या था, 13.6 Z स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n नेचुरल का स्क्वायर। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो यहाँ तक हो जाएगा, चलिए सर। तो फर्स्ट में गिर सकती है, अगर फर्स्ट में लाइमन में गिरेगी तो NF क्या हो जाएगा, फाइनल वाली जहां गिरती है उसको बोलते हैं NF, और जहां से गिरती है उसको बोलते हैं N। अच्छा एक बात बताओ सर, सर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को 4 से 6 पर भेजना हो तो कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, तो डेल्टा ई लिखते हो ना, कैसे लिखते हो, ई फाइनल माइनस ई फाइनल को भी लिख दोगे, फाइनल में कौन है, 4 है सर, 4 है, 6. उसका फॉर्मूला होता है -13.6, अगर हाइड्रोजन है तो Z क्या हो जाएगा, 1, Z स्क्वायर तो लिखना ही पड़ता है, अपॉन क्या होता है N स्क्वायर, ये फाइनल है तो NF का स्क्वायर, माइनस ऑफ -13.6 Z स्क्वायर, साथ में क्या लिखोगे, डिवाइड बाय ये बात समझ में आती है? जिसको नहीं आई बेधड़क पूछ लो कहां से आया सर ये, पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। सर ये नेगेटिव कहाँ से आ गए? कौन सा नेगेटिव, ये हमने सिर्फ EF और E की वैल्यू पुट करी है। E का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, -13, अगर फाइनल है तो N की जगह N फाइनल, बस और कुछ नहीं छेड़ा, माइनस तो था ही, माइनस ये वाला माइनस, यहाँ पर फिर से इनिशियल की जब वैल्यू पुट करी तो एक माइनस आया, N की जगह क्या आ गया N,
इनिशियल। देख लो, क्लियर है? Yes, sir. चलो अब बस वैल्यू पुट, मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको लर्न नहीं करना तुमने, मैं बता रहा हूँ जो लर्न करना है, क्योंकि रीजन होना चाहिए ना क्यों लर्न कर रहे हैं। अगर 4 से 6 पुट करूं तो 4 इनिशियल पर तो पुट कर दूंगा 4 और फाइनल पर पुट कर दूंगा 6। लेकिन अगर ये तो तब हो गया जब इलेक्ट्रॉन को 4 से 6 पर जाना हो, है ना। पर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन हो पहला फर्स्ट लेवल पे तो एन इनिशियल तो क्या हो गया 1 1. ग्राउंड स्टेट में। वो ग्राउंड स्टेट से उसको एटम से बाहर ही निकालने में, एटम से बाहर निकालना है, तो क्या होगा उसमें, कहाँ भेजू एन की वैल्यू, Infinity. वेरी गुड, एन फाइनल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और एक बात बताओ, जब एन फाइनल इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और जब तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी डेल्टा आई की वो कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 13.6 z square upon एन आई प्लस, और इनिशियल है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन, 1. एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1. 1। तो सिर्फ आंसर क्या आया 13.6। Z square. z ये square तब है जब इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा है बच्चों, Infinite. फर्स्ट लेवल से, याद रखना कहाँ से, फर्स्ट लेवल से infinite। Infinity. अवंतिका समझ में आ रहा है तुम्हें, Yes, sir. पक्का? हाँ जी. हाँ, तो फर्स्ट लेवल से इन्फिनिटी लेवल तक हमने जब भेजा है इसको, फर्स्ट लेवल से इन्फिनिटी लेवल तक जब हमने भेजा है तब आ रहा है। सर जब इन्फिनिटी लेवल का मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये किसका आ गया, सीधा ही Ionization energy. अब से याद रख लो, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला प्लस 13 plus 13.6 z square. अपॉन एन आई स्क्वेयर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो अपॉन एन आई का स्क्वेयर, लेकिन एन आई स्क्वेयर जब 1 हो जाएगा, जब कहाँ से इजेक्ट कर रहे होगे इलेक्ट्रॉन को, 1 level. ग्राउंड स्टेट से, है ना, ग्राउंड स्टेट से। समझ में आ रहा है? तो जहां पर भी लिख दे इलेक्ट्रॉन जेड ग्राउंड स्टेट से एटम से बाहर निकल गया तो क्या फॉर्मूला यूज कर दोगे, आयनाइजेशन एनर्जी 13.6। इतनी बड़ी डेरिवेशन कराई है उसमें सिर्फ यही चीज फॉर्मूला जरूरी था, 13.6 जेड स्क्वायर। ये करवाना बहुत जरूरी था क्योंकि तुम्हें पता नहीं लगेगा फिर फॉर्मूले को कैसे यूज करना। क्लियर है सबको? अभी के लिए ट्राई करते हैं आओ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बच्चे, जब लाइमन में जब इलेक्ट्रॉन गिरता है, लाइमन में मतलब n = 1 पर जब गिरता है तो कुछ रेडिएशन निकलती है, उनकी जो वेवलेंथ है वो कहाँ लाई करती है, तो देखो कौन से रीजन में लाई कर रही है, 4000. Ultraviolet. अल्ट्रावायलेट। बाल्मर में जो लाई कर रही है वो कहाँ लाई कर रही है, Visible region में. पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड, ये सारे कैसे हैं, Infrared. पास्चन में नियर इंफ्रारेड मतलब पास पास वाला शुरू वाला रीजन, और ब्रैकेट में इंफ्रारेड का बाद वाला रीजन, और पीफंड में भी बाद वाला। लेकिन हमें पता है लाइमन और बाल्मर, लाइमर बोले तो अल्ट्रावायलेट, बाल्मर बोले तो Visible. पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड कैसे हैं, Infrared. क्लियर है सबको? Yes, sir. ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, होमवर्क में डाला भी हुआ है मैंने, डायरेक्ट आएगा। बताओ कौन सा विजिबल रीजन में लाई करता है, कौन सी सीरीज हाइड्रोजन की, बताओ। Almas. आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है सर कहां से कहां, n+1 level to nth level. n+1 में था और जा कहा रहा है सर n लेवल पे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करेगा जिसकी कुछ वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ हो सकती है तो, लेकिन इसने पूछा क्या है, Frequency. तो आओ हमें तो लेकिन क्या पता आता है, सिर्फ क्या निकालनी, वेवलेंथ। तो हम वेवलेंथ चेक करते हैं। क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, ऑप्शन बोलो, मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर. आ रही है. क्या बोल रहे थे ऑप्शन। चलो एक चीज याद रखना, जब भी ये फॉर्मूला करते हैं आर की वैल्यू, आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, बट आर की वैल्यू से अच्छा तुम 1/r की, मैंने पहले भी बताया हुआ है, 1/r की वैल्यू लर्न कर लो, वो होती है 912 एंगस्ट्रॉम।
याद रखो, हम क्वेश्चन में यूज करेंगे वैसे। आओ, हमें 1/λ का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है बच्चे? आर, Z square वेरी गुड, by n 1 upon n final का square minus 1 upon n initial का square. राइट। क्लियर है सबको ये बात? yes sir Yes sir. अच्छा, अब फाइनल की जगह क्या पुट करूं भाई? Z की जगह तो क्या पुट करूं? सीधी हाइड्रोजन है तो Final की जगह One. n. फाइनल की NF की जगह n फाइनल कहाँ गिरा? N पर, N का स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या पुट करूं? n plus 1. तो 1/λ इज इक्वल टू R, एलसीएम आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया तो ऊपर आ जाएगा n प्लस 1 माइनस n का Square. यहां तक हो जाएगा। खोल दो, नीचे तो वही n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? n स्क्वायर 2n plus 1. प्लस 1 plus 2n 1 plus 2n माइनस n square क्योंकि ये n स्क्वायर भी तो है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। तो बताओ 1/λ किसके इक्वल आया? R इंटू 2n प्लस 1, 2n plus 1 upon n into n plus 1. राइट। yes sir अब उसने एक चीज बोली है कि n वेरी 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 ग्रेटर देन 1 तो आपको नेगलेक्ट कर सकते हैं किसको नेगलेक्ट कर सकते हैं? and 1. 1 को 1 को 1 को, 1 छोटा है ना, तो 1 को नेगलेक्ट कर दो तो ऊपर क्या बच जाएगा? सिर्फ 2n 2n upon जाएगा। 2n n जो है upon n n का square. स्क्वायर तो है ही, n प्लस 1 को भी क्या लिख दोगे? n का स्क्वायर, है ना? yes sir क्योंकि 1 नेगलेक्ट कर दिया तो n का स्क्वायर और फिर से n का स्क्वायर कितना हो गया? n की पावर 4. Option B. और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2n r, हाँ या ना? बोलो। Yes sir. n गया तो क्या रह जाएगा? n की पावर 3. 1/λ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n की पावर। तो लैम्डा किसके डायरेक्टली मैंने प्रोपोर्शनल? भी यही बोला था n क्यूब n क्यूब। लेकिन इसने पूछा लैम्डा है क्या फ्रीक्वेंसी है? frequency सर फ्रीक्वेंसी c upon sir 1 mu is directly proportional to n cube क्या वीडियो नहीं दिखाई दे रही क्या तुमको? सर दिखाई दे रही है ये मैसेज किसने भेजा हुआ है? टीशू ने। हाँ, वीडियो नहीं दिखाई दे रही क्या? बोलो भाई। सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है सुनाई ही नहीं दे रहा है? ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो फटाफट फिर। सर ऐसे फटफट की आवाज आ रही है कभी कभी सबको? अचानक से नहीं सर. नो सर तुम्हारे नेट में issue है बच्चे, फटाफट ज्वाइन कर दो फिर। अच्छा, बाकी यहाँ देखो भाई, यहां तक देखो बच्चे, लैम्डा n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें किसी को कोई डाउट है? पहले तो ये बताओ। नो सर अब लेकिन पूछा तो फ्रीक्वेंसी है, तो क्या करें सर? तुम्हें पता है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के कैसे होती हैं? Inversely proportional. म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा ना, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लैम्डा n क्यूब के डायरेक्टली है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? Inversely. 1 upon n cube किसी ने आंसर बोला था, कोई कह रहा है n क्यूब। प्रिशी बोल रही थी. ने बोला था यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चे बोलो। यहाँ तक कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला लैम्डा वाला यूज किया था। उसने पूछा फ्रीक्वेंसी था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को तो क्या निकालना आता है? सिर्फ लैम्डा। मैंने लैम्डा का निकाल दिया, वैल्यू पुट करी NF और NI, देखा तो लैम्डा n क्यूब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मेरे को तो पता है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यस सर चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, ये क्वेश्चन करो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू हाइड्रोजन आयनाइज मतलब कौन सी एनर्जी है ये? एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन लाइक आयन। क्या हाइड्रोजन ही है क्या? लाइक इन इट्स ग्राउंड स्टेट। कहां से निकाला है सर? ग्राउंड स्टेट इज 9 रीडबर्ग। यानी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 9 रीडबर्ग। अब इसका मतलब क्या बताऊंगा?
रिडबर्ग भी बच्चे एक एनर्जी की यूनिट होती है, और 1 रिडबर्ग किसके इक्वल होता है बच्चे? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जो तुम कह रहे हो वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम 1/r की। लेकिन ये रिडबर्ग एनर्जी वाली बात हो रही है। एक रिडबर्ग कितनी एनर्जी के बराबर होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सबको? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना किसी का कुछ। अच्छा, रिज्वाइन करके भी नहीं आ रहा तो बच्चे फिर अब रिकॉर्डिंग देखना, और तो कोई इलाज नहीं है इसका अभी तो, है ना? विशु रिकॉर्डिंग देखना बच्चे आप। फिर अगर आवाज नहीं आ रही तो कोई लिख देना बच्चे इसको, रिकॉर्डिंग देख लेगी। अभी तो फिर और कोई इलाज लिख नहीं रहा। पिन देख लो, अगर पिन नहीं कर रखा तो पिन कर लो। तुम्हारे नेट में इशू है प्रीशु। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। सर उसको नहीं आ रही होगी। ठीक है, मैसेज कर लिख दो कोई बच्चा ग्रुप में कि सर बोल। सानवी की क्लासमेट है। यस सर। चलो बाकी सब इधर देखो। हाँ, तो 1 रिडबर्ग है 13.6, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दे रखी है? 9। 9 आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी होगी 9 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, पर आयनाइजेशन एनर्जी का तो फॉर्मूला भी पता है सर, कितना होता है? बाद में बात करेंगे, बाय द। अभी तो ये गिवन है, ठीक है? अभी तो ये गिवन है, हमने कहा ठीक है। हमको निकालना क्या, हम उस पे आते हैं। व्हाट इज द wavelength of radiation emitted when electron jumps from second excited state to ground state? अच्छा, वेवलेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है? 1 lambda equal to z r square 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। डन है क्या? डन है क्या सबको? yes अच्छा सर, अच्छा वेवलेंथ निकालनी है ना। आओ देखते हैं, जो जो गिवन है लिख दो। आर तो बाद की बात है सर। जेड स्क्वायर कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है, पता नहीं कौन सा है, तो जेड तो पुट कर नहीं सकता। एनएफ पता है, बताओ कितना है? कहाँ गया है सर? ग्राउंड स्टेट। तो एनएफ तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। इनिशियल क्या लिखूं? 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एन इज इक्वल टू 3। क्यों? ग्राउंड स्टेट तो ग्राउंड होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट से होती है, तो वो 2, और थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू 3। इसने बोले सेकंड, तो एन इज इक्वल टू क्या है? 3। 3 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 अब बताओ किस, तो ये 1/λ हो जाएगा आर जेड स्क्वायर इंटू 8/9। yes sir अब किस चीज की कमी है? सिर्फ आर तो चलो पुट कर दूंगा, क्या नहीं है? z क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी से क्या निकलेगा हमारे पास? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था? 13.6 एन तो 1 है कि ग्राउंड स्टेट से किया था, है ना? यस याद है? आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था ना, यही लर्न करना। किसी को याद ना हो तो ये देखो। yes sir तो 13 पॉइंट, ये ब्रह्मास्त्र था हमारा सर, तो ये लिख दिया। 9 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो गया सर। तो जेड स्क्वायर, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा, तो जेड स्क्वायर आ जाएगा 9। तो जेड किसके इक्वल आ जाएगा? 3। 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 3 का स्क्वायर 8/9। 9 से 9 कट गया, तो 1/λ किसके इक्वल आ जाएगा? 8 आर। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/8 और 1/r की वैल्यू आपको पता है, 1/8 तो ठीक है, 1/8 कितना होता है? 9.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। 9 इसको फटाफट सोल्व करो और आंसर बताओ। तो जिसको, जब तक ये सोल्व कर रहे हैं, जिसको कोई डाउट है इसमें पूछ लो, छोटा सा भी डाउट है पूछो। सर बी ऑप्शन सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 11.4 यस नैनोमीटर। हाँ, क्लियर है सबको? यस सर। यस ऑप्शन नंबर बी। चल सकते हैं अब आगे भाई, देख लो किसी को कोई डाउट। यस चलो थर्ड क्वेश्चन पे आओ। टाइम पीरियड बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ के देखो पहले खुद से। टाइम पीरियड दे रखा है कहां पर सर?
It's ground state orbit. ग्राउंड स्टेट में कितना सर? और हाइड्रोजन एटम का कितना दे रखा है? 1.6. ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, तो T1 बोल दो इसको। Yes, sir. तो ये किसके लिए है? n इज इक्वल टू 1 के लिए। 1. तो पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी पूछी है, म्यू की वैल्यू, लेकिन कौन सी में? First excited state. n इज इक्वल टू 2. 1. 2. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब Two. ग्राउंड से ऊपर वाली, n इज इक्वल टू 2। क्लियर है? Yes, sir. Yes. मेरे को फ्रीक्वेंसी नहीं, मैं टाइम पीरियड निकाल लूंगा, फ्रीक्वेंसी निकलने जाएगी फिर, Yes. है ना? Yes, sir. टाइम निकाल लेता हूँ सेकंड में, यानी T2 निकाल लेता हूँ। अब T1 का तो फॉर्मूला इतना बड़ा था, क्या सारा लर्न करना पड़ेगा? No, sir. No, sir. क्यों सर? क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? अगर मैं T1 by T2 की रेशियो लिख लूंगा तो वो भी आ जाएगी। Z कितना है सर? हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन लाइक एटम है? हाइड्रोजन Z की वैल्यू तो क्या कर लो? 1। Z 1 है, तो अब तो टाइम पीरियड सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल रह गया? अगर मैं लिखूंगा T1 by T2, वो किसके इक्वल आ जाएगा? N1 का क्यूब। T1 के सामने N1, T2 के सामने N2। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली होते तो क्या होता? N2 upon N1 हो जाता. N1. किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. अच्छे से देख लो, अच्छे से दिख रहा है प्रीशु तुम्हें अब? Yes, sir. चलो ठीक है। N1 क्यूब बाय N2 का क्यूब। आओ फिर T1 कितना है बच्चे? 1.6. T2 कितना है? निकालना है। N1 बाय N2 का क्यूब। N1 तो कितना ही है सर? सबको पता है 1. 1, और N2 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना है? 8। तो T2 किसके इक्वल आ जाएगा? 1.8 इंटू 8. पक्का? Yes, sir. ये तो T2 आ गया, लेकिन मेरे को तो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। या तो यहाँ से सीधा ही तुम 1 by T2 की वैल्यू निकाल लो, है ना? पर कई लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने T2 लिखा है। अगर T2 इतना है तो 1 by T2 कितना हो जाएगा? 1 on 10 into 8, और ये 10 to power -16 है, वहां जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके। क्लियर है सबको? अब इसको सोल्व, अब चाहो तो अच्छे से सोल्व कर दो इसको फटाफट। कितना आएगा आंसर बताओ? 10⁻16 तो है ही, और कुछ मैं मिस कर रहा हूं तो देख लेना तुम भी, ठीक है? 16 8 क्या होता है? 128. बोल दो फिर 128, तो 128 ऐसे। Yes, sir. लेकिन ये 12.8 हो जाएगा, वो 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये 100/128 इंटू 10⁻, कितना लिख दूंगा? 1 0 इससे ले ली तो 15। लेकिन अब काटूंगा तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, 5 लिखा है ना? तो क्या ऑप्शन में है 0 पॉइंट समथिंग? No, sir. सर 1 0 और थी. 1 0 और ले लेते हैं, हाँ। तो 1000 ले लेते हैं, नीचे 128, तो कितना बच जाएगा? 10⁻। 14. तो ऑप्शन में है 14। हाँ सर है, दो है, या तो ए हो सकता है या बी। और आप कैलकुलेट करके फटाफट देख लो क्या आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 पर तो जाने से रहा है ना, इस पे जाएगा सीधा ही 7 पर जाएगा। क्लियर है? और जिसको ये भी समझ नहीं आती वो काट लिया करो। 2 5 पर 2 6 2 4 था, और काट लो 250, और काट लो, और अब तो काट सकते हो आराम से। 7 पर जा रहा है, Yes, sir. पक्का मान सकते हो? 7.81 into 10. बस यही तो है ऑप्शन, हो जाएगा। Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है कैलकुलेशन में भी? चले तो ऐसे लर्न कर सकते। क्या टाइम पीरियड की पूरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है हमें? बस थोड़ा सा सर पार्ट देखा था सर हमने टाइम पीरियड का, बस रेशो याद रखनी थी। अब तो रेशो भी लर्न हो गई। क्या लैम्डा का फॉर्मूला लर्न हो गया?
Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लर्न हो गया। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, N2 to N1 रेडिएशन आ रही है कहां से कहां सर? N इज इक्वल टू 2 से n is equal to 1. लेकिन ये कौन से एटम की है? Hydrogen. Hydrogen atom. N इज इक्वल टू 2 से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा ऐसे और यहाँ से रेडिएशन निकली होगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी होगी सर, उसकी कुछ एनर्जी होगी। अब यही एनर्जी, यही रेडिएशन कहां पर हमने फेंकी है सर? हीलियम पॉजिटिव। Helium positive के लिए। उसके पास भी N1 है और N2 भी है, N3 भी है, आगे चलता रहेगा सर। लेकिन हमने कहाँ फेंकी है इसकी रेडिएशन? 1 पर N1 और भी। N2 पे। N2 पे। तो ये रेडिएशन आके N की वैल्यू 1 पर भी गिर सकती है और N की वैल्यू 2 पर। तो जब ये N और 1 पे और 2 पर गिरेगी हीलियम पे, तो क्या होगा बताओ? होगा क्या? ओ शिट, क्या हो जाता है यार इसको? बताओ बताओ, जब ये गिरेंगी तो क्या होगा? रेडिएशन प्रोड्यूस हो। सर ये रेडिएशन एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब सोचो energy। सोचो, हीलियम पॉजिटिव के N इज इक्वल टू 1 पर और N इज इक्वल टू 2 पर अगर ये रेडिएशन गिरे तो क्या होगा बताओ? अगर किसी लेवल पर रेडिएशन, किसी ऑर्बिट पर रेडिएशन गिरेगी, किसी इलेक्ट्रॉन पे पास रेडिएशन गिरेगी, तो वो क्या करेगा? एनर्जी एनर्जी लेगा या छोड़ेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी उसको हम दे रहे हैं और वो छोड़ रहा है एनर्जी, ऐसा? सर लेगा वो एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, अगर पर कहीं हाइड्रोजन से एनर्जी निकल कर आ रही है तो वो अपने अंदर क्या लेगा? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। तो हो सकता है 1 वाले ने वो हाइड्रोजन से निकली हुई एनर्जी को ले लिया हो, हीलियम वाले 1 N इज इक्वल टू 1 वाले ने, और वो कहाँ पहुंच गया हो? 3 पर 1 से। हो सकता है 1 से कहाँ पहुंच गया हो? 4 पर। हो सकता है 2 पर। और ऐसे ही 2 वाला कहाँ पहुंचेगा? 1 पर। सर 4 पे ऊपर जाएगा ना? ऊपर जाएगा ना हमेशा। अगर 2 वाला एनर्जी लेगा तो वो 2 से ऊपर जाएगा, 1 वाला लेगा तो 1 से ऊपर जाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. हाइड्रोजन वाले से एक एनर्जी जो निकली है वो किसने लिया? हीलियम वाले ने, और वो आगे एक्साइट हो गए। तो तुमने बताना है अगर 1 वाले ने लिए तो वो कहाँ पहुंच सकता है? इनमें से कौन सा पॉसिबल है? क्या 2 3 से निकल सकता है, या 1 4 पर जा सकता है, या 2 5 पर जा सकता है, या 2 से 4 पर जा सकता है? समझ में आ रहा है बात? सर वो तो एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना कितनी आएगी। एनर्जी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। हमें पता है उनके बीच का जो एनर्जी का क्या होता है? डिफरेंस। इन सब के लिए मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कितनी एनर्जी आकर गिरी है। अगर यही नहीं पता होगा भाई, मान लो इस इलेक्ट्रॉन, मान लो एक सेकेंड, कि इलेक्ट्रॉन यहां से गया है, कहां से सर? N इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्स एनर्जी गैप है। कितना है? एक्स एनर्जी गैप। और ये जो एनर्जी निकली है यहां से, ये भी कितनी निकली है? एक्स। कितनी निकली है? एक्स। तो पक्की बात है, पक्का जा सकता है क्या 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन? बताओ बताओ। दोबारा बोलना। अगर देखो हीलियम के 1 और 2 के बीच में कितना एनर्जी का गैप है? एक्स। जो एनर्जी ऊपर से इलेक्ट्रॉन के पास आई है वो भी कितनी है? एक्स। तो की बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा अगर 1 पे है? तो 1 से 2 पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 से लेकर 3 तक की जो वैल्यू है वो है मान लो 3x फॉर एग्जाम्पल, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकला है 2x का। तो अगर 1 पर गिरी है तो क्या इलेक्ट्रॉन 1 से 3 पर जा पाएगा? नो सर। तो उसके लिए तो चाहिए 3x, लेकिन ऊपर से गिरी है कितनी? 2x। यही हमने चेक करना है। तो उसके लिए मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए ना पहले ऊपर से एनर्जी गिरी कितनी है ना, फिर बाद में चेक करूंगा बाकी सब कुछ। तो पहले यही निकाल लेते हैं। गिरी कौन से एटम से है सर? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाले के लिए एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैं बता दूंगा क्या होता था।
Sir, E is equals to minus 13.6 z square into 1 upon z स्क्वायर अपॉन 1 बाय 1 upon n final का स्क्वायर माइनस 1 upon n इनिशियल का। चलिए फिर आ सर जाइए। माइनस नहीं होगा? नहीं माइनस नहीं। कौन सा माइनस? नहीं नहीं, वो तो ये वाला फॉर्मूला था बच्चे, वो तो सिर्फ एक एनर्जी लेवल फॉर्मूला था जब ऐसे पढ़ते थे हम, याद है? वो ये था, सिंपल दिख रहा है? आप चाहो तो आगे लगा देना, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा लेवल का। इसी को जब हम मोल्ड करते हैं ना तो इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम फाइनल में से इनिशियल में से या इनिशियल को फाइनल में से माइनस करेंगे तो यही फॉर्मूला हमारे पास प्रकट हो जाता है बाद में। समझ में आ रही है? माइनस कॉमन लेके भाई एन एफ स्क्वायर है और फाइनल के लिए इनिशियल के लिए क्या हो जाएगा? एन आई स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दोगे तो 13.6 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन, ये तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई का स्क्वायर। क्या यही नहीं रह जाएगा? आप देखो खुद, यस सर। वही फॉर्मूला है वो। ठीक है, अब माइनस के साइन में अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो भी ध्यान वाली दिक्कत है। वो तब पता लगता है कि सर ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है तब। फॉर एग्जांपल यहाँ 13.6 जेड स्क्वायर है बच्चों, तो तुम्हें पता है एफ भी कैसा है? माइनस का है या नहीं है? बोलो। जब दोनों को माइनस करूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी क्या है? माइनस है। बोलो बोलो, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो इसी को ही बोलते हैं। जब ये तब की बात होगी जब फाइनल से इनिशियल पर जा रहा होगा, सॉरी इनिशियल से फाइनल पर जा रहा होगा। एनर्जी को क्या कर रहा होगा सर? रेडिएट कर रहा होगा, अपने में से निकाल रहा होगा। और तभी क्या, एक बार तब भी करेंगे जब वो क्या कर रहा होगा? एनर्जी को अपने में से एब्जॉर्ब कर रहा होगा, अपने में एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ये नेगेटिव वाले पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत अभी तुम्हें नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस फॉर्मूले में अगर इसमें पॉजिटिव भी लगा दोगे ना तुम बच जाओगे। क्यों? जब तक ऑप्शन में दोनों ना दे रहे। क्यों? फॉर एग्जांपल तुम्हारा ऑप्शन आंसर आ रहा है माइनस का 4 और ऑप्शन में ये ऑप्शन बहुत रेयर मिलेंगे तुम्हें कि एक में दे रखा होगा +4 और दूसरे में दे रखा होगा -4। अब जाके कंफ्यूजन होगी तुम्हें, और उसका भी आंसर हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें। क्योंकि तुम नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स्ड कंसेप्ट करेंगे ना, तुम्हें सब पता लगेगा कि कब नेगेटिव लिखना है और कब पॉजिटिव लिखना है। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखो कि तुम्हारे पास अभी ऑप्शन आ रहे होंगे तो +4 या -4 नहीं आएगा, ऑप्शन ऐसे आएंगे। तुम्हारा आंसर अगर 4 आ रहा है तो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं 4, 6, 8 और 10। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? चाहे प्लस आ रहा है चाहे माइनस, 4 है ना? लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। इसका आंसर तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, आराम से मिलेगा। बिल्कुल जरूरी है ये चीज कि कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। जब मैं इनको सोल्व करूंगा, जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हें एक नेगेटिव का दिक्कत रहेगी। जब तुम इस एनर्जी वाले फॉर्मूले से इस एनर्जी फॉर्मूले पर आओगे तो तुम्हें लगेगा कि NF के आगे नेगेटिव आना चाहिए और NI के आगे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अभी मैंने क्या लगाया हुआ सर? NF के आगे नेगेटिव और NI पॉजिटिव और NI के आगे नेगेटिव लगाया हुआ है। तो इसको अभी कैसे सोल्व करोगे? अभी हम साइन पर ध्यान नहीं दे रहे, अभी के लिए याद रखो हम साइन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं क्या कर रहा हूं सर? यहाँ पर एक मॉडुलस लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ बच्चों? मॉड। बस, अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब चाहे NI पॉजिटिव हो चाहे NF पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। और इसका जो रीजन होगा वो हम करेंगे जब हम करेंगे ना इनके क्वेश्चन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है उसमें तुम्हें सब पता लग जाएगा कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव। फिलहाल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसलिए बैठा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो आना ही चाहिए ना हमारा। अब लेवल तो कुछ में भी हो, देखो अगर 1 से 4 पर गिर रहा है तब भी एनर्जी सेम चाहिए, सेम निकल रही होगी। और 4 से अगर 1 पर गिर रहा है तब भी जो एनर्जी निकलेगी वो भी सेम निकलेगी। और अगर 1 से 4 पर जा रहा है तब जो एनर्जी चाहिए होगी तब भी क्या चाहिए होगी? सेम चाहिए होगी भाई। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है 3rd स्टेट पर और जा कहा रहा है बच्चे 1st पर, तो यहां से यहां अगर वो एनर्जी रिलीज करता है x यूनिट्स, तो अगर 1 पर है और जाना कहां चाहता है 3 पर, तो एनर्जी लेगा कितना?
सर लेगा कितनी लेगा सर कितनी लेगा 3x सोचो। x+3 देखो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है फर्स्ट स्टेट में या थर्ड स्टेट में, और वो थर्ड स्टेट से कहाँ गिर रहा है फर्स्ट स्टेट में, और वो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज कर रहा है। कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मान लो 1 पर है और 3 पर है, अब 3 से 1 गिर नहीं रहा, 1 से 3 जा रहा है, तो इसको एनर्जी चाहिए होगी। कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एक में पॉजिटिव लूंगा, एक में आंसर नेगेटिव लूंगा। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ये हम पढ़ेंगे जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब तुम मैग्नीट्यूड की बात करो, चाहे ऊपर से नीचे गिर रहा है चाहे नीचे से ऊपर जा रहा है, मैग्नीट्यूड के चेंज हो रहे हैं क्या? नो सर। सेम रहना है। तो अभी हम मैग्नीट्यूड पे बात करें ताकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल सके। आंसर तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन जब साइन की बात होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे। चले आगे। यस सर। आओ। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले ये एनर्जी निकली कहां से? सर हाइड्रोजन से। तुम यहाँ नेगेटिव भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बट अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। बाद में जब हम साइन समझ जाएंगे ना कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, तब ये चीज मैं गलत बोल दूंगा कि कहाँ नेगेटिव लगेगा कहाँ पॉजिटिव, तब तुम अगर गलत लगाओगे तो आंसर तुम्हारा गलत आने वाला है। ये ऐसे क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आओ। तो 13.6 जेड स्क्वायर हाइड्रोजन से गिरे हैं, तो हाइड्रोजन है जेड तो 1 हो जाएगा। फाइनल कहां पर गिरे हैं? 1 पे 1 पे 2 1 गए है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस कहां से गिरे हैं सर? 1/4 2 से 1/4। तो 13.6 10.2 कितना आ जाएगा? सर 3/2 आ जाएगा। 3/4। ये जो एनर्जी है ये निकली है, मैं इसी को इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ क्यों? क्योंकि ये सारे आंसर इस फॉर्म में निकालूं। तो मेरी एनर्जी जो निकली है हाइड्रोजन वाली साइड से वो कितनी है? 13.6 इंटू 3/4। क्लियर है? तो अब मैं इनकी एनर्जी चेक कर लूंगा हीलियम वालों की। हीलियम में जिन दो लेवल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना आया? 13.6 इंटू 3/4। वो ट्रांजिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसका समझ नहीं, चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तुम सेम रखा करो, अभी फाइनल इनिशियल सेम रख दो। अब वैसे तो इसको उल्टा है, अगर आप समझना चाहो तो समझ जाओगे। अगर यहाँ पर रिलीज हो रही है तो मैंने फाइनल वाली पहले रखी है, अब वहां पर गेन हो रही होगी, ये एनर्जी गेन हो रही है हीलियम के पास, तो क्या पहले रख दूंगा? इनिशियल है ना, बस ध्यान रखना इसी चीज को। बट नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी क्या कंसीडर कर रहा हूँ? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो देखो 13.6 जेड की वैल्यू, अब हीलियम की बात हो रही है ना, ये एनर्जी किसके पास गई है? हीलियम के पास। तो क्या होगा सर हीलियम के लिए? जेड 2 का स्क्वायर बोले तो 4। अब कहाँ गई है सर? देखो पहला ऑप्शन, पहला 2 से 1 पे गई है। ये तो क्या बोल रहे हैं बच्चे कि ये जो रेडिएशन है ये 1 पर भी गिरी है और 2 पर भी गिरी है। तो अगर 1 पर गिरेगी तो क्या 1 से 4 पॉसिबल है? 2 पर गिरेगी तो क्या 2 से 3 पॉसिबल है? 2 से 5 पॉसिबल है? तो अब मैंने तो ये देख लिया कि कितनी एनर्जी निकली है, इतनी निकली है। अब चेक करते हैं कौन से की बात कर रही है। ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 2 से 3। तो देखो चेक करो, 2 से गिरी है सर, इनिशियल कहां से गिरी है सर? 2 से गिरी है। तो यहाँ पर 2 का पहले इनिशियल लिखूंगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 9। तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। 13.6 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा बच्चे? 36। 5/36 है ना, काटोगे तो क्या आएगा? 13.6 इंटू 5। अगर ये कहां से कहां की बात कर रहे हैं सर? 2 से अगर 2 से 3 जाना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, इतना गैप होना चाहिए, लेकिन हमारी एनर्जी तो आई है ये 3/4। क्या ये मैच हो रही है? नो सर। तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है? नो सर। अब तुम बताओ कौन सा ऑप्शन चेक करें, जो तुम कहोगे वही चेक करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ। सर 4th कर लो। फोर्थ कर लिया? सेकंड कर लो सर। सेकंड कर लो।
जो तुमको होगी फटाफट बताओ। सेकंड कर लो सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट बताओ। सर फिफ्थ करो, फिफ्थ तो है फोर्थ ही नहीं। करो, डी डी है सर ये। And सेकंड सर फिफ्थ फोर्थ करो। दोनों सर कर फोर्थ लेते, करो, दोनों कर लेते। फोर्थ ही होगा। बताओ बताओ फटाफट। फर्स्ट चलो D सेकंड करके किसने बोला, सेकंड कर लेते हैं पहले। आओ फोर्थ कर लो फोर्थ। पहले फोर्थ की, पहले अब सेकंड करेंगे। 13.6 जेड स्क्वायर क्या है 4। 4 अब इनिशियली कहाँ पे जा रहा है, 1 पर था और जा कहाँ रहा है 4 पर। तो 1 पर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। 13.6 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 15/16। तो 4 चौक 16। तो क्या ये पॉसिबल है 13.6 इंटू 5? हमारा तो क्या आ रहा है 13.6 इंटू 3। बाकी सबको क्लियर हो रहा है ये बात, सबको? शिवानी, टीना, सानिया, यस सर। दीपिका, सर ऑप्शन डी आ रहा है। वेरी गुड। और क्या नाम है, अवंतिका? सर हमने बोला था यही चेक करो। ये सर बोला था फोर्थ चेक करो। सुनते ही नहीं हो। 4 चेक करते आओ। पर अगर 4 सीधा आ जाता तो फिर समझ ना आता ना बच्चों को। आओ टेढ़ी मेढ़ी चाल। फोर्थ की बात करते हैं। आओ फोर्थ में क्या हो रहा है सर 13.64 तो सेम ही रहेगा। अंदर क्या आएगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है सर? मतलब 1/4 माइनस 1/16। 1/6 13.6 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये 3/16। 12/16। 12 4 3/16 आ जाएगा ना शायद। 3/16 यस सर। तो ये आ जाएगा 13.6 13.6 इंटू 3/4। फिर बोला था ना आपको। हाँ ये भी यही है सर। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 2 से लेकर 4 वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है। और सेकंड ऑप्शन क्या था 1 से 4, ये पॉसिबल नहीं। क्लियर है सबको? यस सर। सिर्फ फॉर्मूलाज है अभी के लिए। मैंने मैग्नीट्यूड पे सिर्फ इसीलिए फोकस किया हुआ ताकि तुम साइन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। साइन की बात हो जाएगी कल, लेकिन अभी के लिए ये बात बताओ मुझे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो अब तुम्हारा आंसर इसकी जगह देखो, प्लस 13.6 इंटू 3/4 की जगह माइनस 13.6 इंटू 3/4 आता तो क्या हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ रहा था क्या? नो सर। अभी के लिए तो नहीं पड़ रहा था। कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो नहीं पड़ रहा था, इसीलिए अभी नहीं बताया साइन का। चले आगे। यस सर। ये ठीक है, यहां तक ही मैंने अभी B2 वालों को भी कराया है। तो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है एक, मतलब ये क्वेश्चन है जो हम बाद में करेंगे। बाकी सारे जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में ही करने थे, मैंने वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख रखे हैं। बट तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन 1, यस सर। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, आसानी से होने वाली चीज है। और देखो जेई मेन 2021 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट, होमवर्क नंबर 5 देखते ही हो जाना चाहिए। हो गया सर। क्या आंसर आएगा? सर बार बार देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए और ऐसा छोड़ के आओ तो देखो 4 नंबर का है बच्चे। कितने नंबर का? 4 नंबर। और 2021 में आया है क्या? बहुत पहले आया है क्या? है ना? ध्यान रखना इस बात का। वेलोसिटी का भी बता सकते हो, चलो आज करा ही देते हैं। बताओ यस ऑप्शन ए है। बात ए कर। इसका। और जेड के लिए पूछ लेता तो क्या आता? जेड के लिए पूछ लेता तो Z सर स्क्वायर जेड अपन का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। अब ये भी 2021 में आया हुआ। बताओ समझ में आ रही है? यस सर। 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे मैंने ही करा दिए। होमवर्क कितने बच गए तुम्हारे? 4। मैंने खुद किए हैं, आपने थोड़ी करवाए। मैंने ही कराया है। तो 4 क्वेश्चन रह गए। अब उसमें भी कुछ करने की जरूरत है नहीं, 2022 के हैं, उसमें भी देखो आराम से हो जाएंगे बच्चे। करके आना, ट्राई करना। अब सेकंड क्वेश्चन तो मैं देख भी नहीं रहा, आराम से पता लग रहा है मेरे को। सर ये तो बड़ा इजी है। NH upon मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नहीं है, C। मोमेंटम है। नहीं फंस जाओगे, NH/2 पाई लिखा होगे। एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? R भी होगा नीचे, A होगा इसका। समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की जगह लिख दो mvr।
और मोमेंटम क्या होता है सिर्फ MV एम तो मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क। चलो सर हमने किए खुद। जिसने भी किए हैं हो गया, हो जाएगा अब। यस यस सर। सर यस तो अभी के लिए मैग्नीट्यूड वाला है, ये इजी लेवल के क्वेश्चन है और मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से घुमा फिरा वाले कंसेप्ट करेंगे। चलो किसी को कोई डाउट बच्चों? नो सर ठीक है, आज एक्स्ट्रा देख लो क्लास बेटा सर एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है। आज केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री की है बच्चों मेरी तो नहीं है, आज और थर्सडे होती है। कैंसिल हो गई है। अच्छा केमिस्ट्री की कैंसिल होगी क्या? यस सर अच्छा, हमारी तो हम कोशिश करेंगे कि ना ही हो कैंसिल। ठीक है, हम तो नहीं, यस क्योंकि सर। सर को तो अभी काम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सर का वही तुम सबको पता ही है ना, अभी बिजी चल रहे हैं सर। तो कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, सर बिजी चल रहे हैं, सर की शादी होने वाली है तो वहीं पर ना। सर हमको नहीं पता सर रिकॉर्डिंग